ओके, तो प्रीवियस वाला वीडियो में हमने देखा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना होता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। आज का हमारा स्टडी है कि यदि हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम एक कैपेसिटर के अंदर डाल दें, एक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दें विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो इसका कैपेसिटी में क्या फर्क आएगा और उसका कैपेसिटी एक्चुअल में कितना रहेगा। तो हमने क्या किया, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन डायग्राम बना के रखा हुआ है। तो हमने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया। लिखने का तरीका कुछ एकदम, मैं इसका नोट्स भेज दूंगा। बाकी इसमें है ये कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया हमने, उसका प्लेट का जो एरिया है मान लो ए ले लेते हैं, और उसके बीच में जो गैप होता है, जो प्लेट लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो गैप होता है उसको ले लेते हैं डी। तो प्लेट एरिया ए हो गया और गैप हो गया डी, दोनों प्लेट के बीच में गैप डी हो गया। मतलब ये प्लेट ऐसा है, जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके अंदर में एक टी थिकनेस का, टी स्मॉल टी, ठीक है, टी थिकनेस का, टी मोटापा का एक तो डाइलेक्ट्रिक का स्लैब को इसके अंदर में इंसर्ट किया हूं। देखो पूरा प्लेट को कवर नहीं कर रहा है, ये दोनों प्लेट ऐसा है, पूरा गैप को कवर नहीं कर रहा है। उसके दोनों प्लेट का, देखो दोनों प्लेट के बीच में गैप है डी, और उसके अंदर मैंने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला हुआ है, और उसका थिकनेस, उसका जो मोटापा है वो हो गया स्मॉल टी। मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के ले जाते हैं। अब सवाल है कि नेट हमको यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना मिलेगा। सारा डाटा को कहां पे क्या क्या है और मैंने ऑलरेडी इसमें लिख दिया हुआ है। क्या हो, मतलब ये हो गया ए प्लेट एरिया हो गया, डी डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स हो गया, उसके बाद टी इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया, के हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ऊपर में लिख दिया हुआ E0। देखो अब सवाल है कि यहाँ पे जो हमने चार्जिंग कर दिया, चार्जिंग हमने मैक्सिमम जितना चार्ज, क्योंकि कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम कितना चार्ज को अपने में स्टोर कर सकता है। तो हमने मैक्सिमम मान लो क्यू अमाउंट का चार्ज को इसमें स्टोर कर दिया है। तो उस समय क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज जब स्टोर हो जाएगा तो उसके बाद से लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। तो जब मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा तो उस समय का पोटेंशियल हमको निकालना पड़ेगा। देखो जब भी कोई कैपेसिटर का तुम कैपेसिटर निकाल रहे होगे तो तीन स्टेप में जाना। पहला स्टेप में काम करना है कि कैपेसिटर के अंदर, मतलब कैपेसिटर में जब फुल चार्ज जमा कर दिया गया है तो उसका पोटेंशियल, टोटल कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना हो गया, वो पोटेंशियल तुमको फाइंड करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप में फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय V। बस Q ऊपर में रहेगा जो मैक्सिमम चार्ज, V जो नीचे में डालेंगे जो हमने पोटेंशियल निकाला रहेंगे, सॉल्व कर देंगे, तुम्हारा क्या होगा उसके बारे में आ जाएगा। फोर्थ में उसका जरूरत है फॉर्मूला, उसके बारे में हल्का मुल्का थ्योरी लिखना रहेगा। तो हमारा पॉइंट ये है कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, मान लो दोनों खाली प्लेट लिया था, डाइलेक्ट्रिक मान लो निकाल दो, तो उसके अंदर मेरा खाली स्पेस था, ओनली एक ही टाइप का वैक्यूम हुआ करता था पहले, तो सभी जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मेरे को बराबर दिख रहा था। लेकिन अब वही है कि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करेगा, हल्का मुल्का पोलराइजेशन होगा उसके अंदर में, और पोलराइजेशन होने के कारण अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेगा हल्का मुल्का, और कैंसिल करने के बाद में एक रिजल्टेंट फील्ड बनेगा। लेकिन बाहर में जितना स्ट्रेंथ का फील्ड बन रहा है उससे ज्यादा सा कम ही स्ट्रेंथ का फील्ड बनेगा, और यही स्ट्रेंथ का रिजल्टेंट फील्ड जो रहेगा, मतलब पोलराइजिंग और बाहर का E0 कैंसिल करने के बाद में रिजल्टेंट जो फील्ड बन गया है, रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज गिवन बाय E, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर में रिजल्टेंट जो फील्ड हो गया उसको E ले लेते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग रह गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब को छोड़ देने के बाद, इधर भी वैक्यूम है, इधर भी वैक्यूम है, ये जगह में हमारा जो फील्ड महसूस हो रहा है दैट इज E0। यहाँ पे लिख दिया हूं E0 इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो कि हमारे ये खाली रीजन में हो रहा है। मतलब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को छोड़ दो, बाकी जो रीजन है वहां पे जितना हमको स्ट्रेंथ महसूस हो रहा है उस स्ट्रेंथ को हम E0 ले रखे हैं। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में क्योंकि पोलराइजेशन हो जाएगा, कुछ अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा बाहर से, और फाइनली कुछ एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, ठीक है, एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसको मैंने E ले लिया है। और मैंने तुमको एक तरीका ही बताया था कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है तुम्हारा एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन में ही होता है, क्योंकि पोलराइजेशन से हल्का ही कटता है। और उसका वैल्यू निकालने का तरीका होता है एक्सटर्नल फील्ड तुमने बाहर से कितना दिया है डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये होता है किसी भी मटेरियल का अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो हमने बोला चलो ठीक है, E का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दे रखा हूं ऑलरेडी। तो स्ट्रेंथ जो यहाँ पे महसूस होने वाला है
वो एक्सटर्नल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में हमको बता रहा है। और हम जान रहे हैं E0 डेफिनेटली बढ़ा रहा होगा और E तुम्हारा जो है E जो वैल्यू है वो जरा सा कम हो जाएगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा। अच्छा, अब सवाल है E कहाँ, E0 कहाँ महसूस हो रहा है, E कहाँ महसूस हो रहा है, इन टर्म ऑफ हम लोग डिस्टेंस दिखाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमको E0 महसूस हो रहा है कहाँ, कितना लेंथ में, देखो तो कितना डिस्टेंस में हमको E0 फील्ड महसूस हो रहा है। डेफिनेटली ये महसूस होगा, टोटल D डिस्टेंस था, यदि स्लैब को हटा दें तो रिमेनिंग गैप जो बचेगा, मतलब ये स्लैब को यदि लेंथ को हटा दें, थिकनेस को हटा दें, तो रिमेनिंग गैप में तुमको क्या मिलेगा, E0 महसूस होता रहेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं E0 स्ट्रेंथ इज ऑब्जर्व एट D माइनस T डिस्टेंस, मतलब टोटल गैप है D, उसमें से T डिस्टेंस को मैं कुछ समय के लिए भूल जाता हूं, तो रिमेनिंग जो गैप बचेगा वही गैप में तुमको E0 महसूस होने वाला है, इक्वल टू लिखनी है, ठीक है। और E कितना में महसूस होगा, E ओनली ऑब्जर्व एट T थिकनेस में हमको क्या होगा, E महसूस होने वाला, डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही खाली तुमको E स्ट्रेंथ महसूस होगा, जबकि ये रीजन और ये रीजन में तुमको कितना महसूस होने वाला है, E0 महसूस होने वाला है। और E0 और E जो मैंने इसको एक रिलेट कर दिया है, E इक्वल टू हो गया E0 बाय K। तो इस तरह से हमने पहले पता लगा लिया कि कितना कितना रीजन में E0 काम कर रहा है और कितना रीजन में E काम कर रहा है, और उसका स्ट्रेंथ कितना कितना होता है। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं प्रोसेस बताया था तुमको। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस पहले हमको इसका कैपेसिटर का नेट पोटेंशियल पता लगाना पड़ेगा जब मैक्सिमम चार्ज जमा कर चुके हैं। लेट Q इज द मैक्सिमम चार्ज जो कि हम जमा कर सकते हैं कैपेसिटर में, और जमा कर चुके हैं। अब इसका कैपेसिटी, इसका पोटेंशियल निकालो, टोटल पोटेंशियल कितना हो गया। तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हमको ये करना पड़ेगा V इक्वल टू, अच्छा पहले बताओ, या हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लो। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ महसूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे एक महसूस हो रहा है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर में एक भी महसूस हो रहा है। तो टोटल मतलब इसका एक फील्ड है, यहाँ पे एक फील्ड है और बीच में एक प्रकार का फील्ड महसूस हो रहा है। मैं बोला नहीं, एक काम करते हैं, टोटल हमको पोटेंशियल यहाँ पे और यहाँ पे मिलाकर कितना होने वाला है, तो बताओ तो पोटेंशियल का कितना वैल्यू होने वाला है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट लगाते हैं। ओके, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, E इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L होता है। याद है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कोई भी जगह में कितना मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको पता लगाने का तरीका होता है E इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L। ओके, मतलब देखो यदि मैं पूछूं पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट लगाओ, तो मैं इंडिविजुअल लोकेशन का, ये जगह का और ये जगह खाली स्पेस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो या कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो निकाल लेते हैं, तो बाकी काम बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं E0 इक्वल टू कितना होगा बताओ। E0 इक्वल टू पोटेंशियल जो भी वोल्टेज हो रहा होगा, पोटेंशियल मैं चलो इसको ले जाता हूं, V0 लिख देता समझने के लिए, डिवाइडेड बाय कितना लेंथ में ये पोटेंशियल काम, मतलब कितना लेंथ में ये पोटेंशियल काम कर रहा है, या कितना दूरी में E0 फील्ड काम कर रहा है। तो E0 फील्ड तो देखो ये जगह में और ये जगह में, मतलब टोटल D गैप में नहीं काम कर रहा है, D से T को हटाओ, T में तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो मैं क्या करने वाला हूं, ये हो गया D डिवाइडेड D माइनस T। मतलब मैं बोल सकता हूं E0 फील्ड मेरे को महसूस हो रहा है D माइनस T वाला रीजन में, और वहां का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होने वाला है, E0 इक्वल टू V डिवाइडेड बाय D माइनस T। ओके, तो मैं इसको V0 लिख लेता हूं समझने के लिए। V0 मतलब E0 जहां पे फील्ड महसूस हो रहा है वहां का पोटेंशियल जो हो गया V0, तो V0 इक्वल टू कितना हो गया, E0 इंटू D माइनस T, एकदम आसान चीज है। V0 इक्वल टू E0 इंटू D माइनस T। ओके, अब देखो नेक्स्ट एक जगह का पोटेंशियल निकालते हैं स्लैब का अंदर में। देखो स्लैब के बाहर रीजन में पोटेंशियल कितना है निकालने के लिए मैंने क्या किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट सबसे बेस्ट है। इसके लिए क्या करते हैं, E0 स्ट्रेंथ महसूस हो रहा है तो उस समय का वहां का ओरिजिनल का पोटेंशियल को मैं कुछ समय के लिए V0 लिख देना हूँ। V0 पोटेंशियल डिवाइडेड बाय कितना गैप में ये काम कर रहा है, तो ये रीजन में पोटेंशियल काम कर रहा है, ये रीजन में पोटेंशियल का मतलब ये रीजन में E0 काम कर रहा है और ये रीजन में E0, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में छोड़ करके बाकी सब जगह में E0 काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, वहां का पोटेंशियल कितना रहा होगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो गैप में वो काम कर रहा है। सिमिलरली अब दूसरा डाइलेक्ट्रिक के अंदर का पोटेंशियल कितना हो गया, तो हम जानते हैं E इक्वल टू कितना होने वाला है, V डिवाइडेड बाय कितना हो गया बताओ, यहाँ का डिस्टेंस T, तो V मतलब V वोल्टेज इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इक्वल टू E इंटू T।
अच्छा, अब एक काम करते हैं, ई का वैल्यू जो रिलेट करते हैं, ई इसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो एक्सटर्नल फील्ड का स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय के बराबर होता है इंटू टी। ये हो गया भी वोल्टेज या पोटेंशियल इन द डाइलेक्ट्रिक। तो ये हमने क्या किया, ये गैप में कितना पोटेंशियल निकाल दिया और हमारा ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का अंदर का पोटेंशियल निकाल दिया। अब बोला एक काम करो, नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा कैपेसिटर का, तो नेट इसे लिख दे रहा हूं, तो नेट पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर वी नेट शॉर्ट में लिख रहा हूं, या दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ द वैक्यूम जो खाली जगह है इंटू प्लस पोटेंशियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो मतलब मैं लिख सकता हूं V0 प्लस V। अच्छा बताओ V0 का वैल्यू कितना है, V0 की जगह में मैं लिख सकता हूं E0 इंटू डी माइनस टी, दिखाई दे रहा है तो हाँ ठीक है, प्लस V की जगह में कितना हो जाएगा, दैट इज E0 टी डिवाइडेड बाय के। दिस इज द नेट पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर का पोटेंशियल कितना हो रहा है ये हमने निकाल लिया, कुछ नहीं किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट को यूज किया है। और ये वैक्यूम रीजन मतलब डाइलेक्ट्रिक को छोड़कर जितना रीजन बच गया उसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E0 लिए रखा था, तो उसका पोटेंशियल भी V0 ले लिया और उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट के कंसेप्ट से निकाल दिया। उसी प्रकार से डाइलेक्ट्रिक अंदर का भी पोटेंशियल निकाल दिया। नेट पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर चाहिए, तो इसका इस रीजन का पोटेंशियल प्लस ये जो डाइलेक्ट्रिक अंदर का पोटेंशियल, तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल निकलने के बाद में कैपेसिटी क्या होता है, वी नो दैट कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर या एनी बॉडी इज इक्वल्स टू चार्ज, जो मैक्सिमम चार्ज हमने दे सका है, और वही मैक्सिमम चार्ज देने के कारण यही इतना मैक्सिमम पोटेंशियल बन पाया है। और इसके बाद हम चार्ज दे भी नहीं पा रहे हैं, मतलब उसका मैक्सिमम हद हो गया, इससे और ज्यादा नहीं कर सकता वो चार्ज को जमा। तो Q डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पोटेंशियल, ये मैक्सिमम चार्ज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पोटेंशियल। तो मैक्सिमम पोटेंशियल का वैल्यू लेते हैं, E0 का मैं बाहर निकाल लेना कुछ समय के लिए, कांस्टेंट निकल गया E0। अच्छा ये काम करते हैं, चलो ठीक है, सॉल्व इधर ही सॉल्व कर देते बेटर रहेगा। E0 कॉमन निकाल देता हूं इधर से, जरा सॉल्व कर दे, देखो जरा, d माइनस टी, ठीक है, प्लस टी बाई के, इधर से सॉल्व कर दे, आगे जरा सा रिमेनिंग सॉल्व कर देता हूँ। E0 दोनों में कॉमन था, बाहर निकाल दिया, और d माइनस टी और प्लस टी बाई के बच गया। एक काम करते हैं, E0 का वैल्यू क्या होता है E0 जो कैपेसिटर के प्लेट के अंदर में जो काम कर रहा है उसका वैल्यू कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद करो, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और जरा सा सॉल्व कर लेते हैं, सिग्मा की जगह में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय ए, सॉरी क्यू डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है तो चार्ज बाय एरिया, ठीक है, इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के। इस तरह से हमने क्या किया, ये एक्सप्रेशन निकाल लिया पोटेंशियल का, है ना, इन टर्म ऑफ चार्ज एरिया, दिखाई पड़ रहा है तो ओके, इन टर्म ऑफ चार्ज एरिया इस टर्म में निकाल लिया। अब हमने बोला कि चलो ठीक है, अब बोला कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर कितना हो गया, तो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पोटेंशियल, जितना हुआ मैक्सिमम चार्ज देने से जितना पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल को यहाँ पे डालना है, जो कि हमने निकाल के रखा है ऑलरेडी। तो क्या हो गया, चार्ज डिवाइडेड बाय क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो गया, डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय के। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन ऊपर भेज दो, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ओके, तो इसका स्पेशल केसेस सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी तक मैंने बताया कि कैपेसिटी कैसा निकाला गया कोई भी मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो पहले हमने विदाउट डाइलेक्ट्रिक निकाला, अब हमने डाइलेक्ट्रिक विद सम थिकनेस, मैं पूरा का पूरा भर नहीं दिया यहाँ तक कुछ रीजन तक ही मैं डाइलेक्ट्रिक को डाला था, और उसके बाद में मैंने उसका डाइलेक्ट्रिक मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद में नेट कैपेसिटेंस कितना हुआ मैंने इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल दिया हुआ है। ओके, अब जरा सा समझ इसको, ब्रैकेट बोर्ड रखो यार, चलता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान देने का चीज है, ये मैंने रिजल्टेंट कैपेसिटी निकाल लिया, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका कुछ स्पेशल केसेस है जिसको हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है।